हाय एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु। मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 10 फाउंडेशन। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और आज मैं आपके बीच में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बीच में करने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास करंट वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 एम्पियर और हमें टाइम दे रखा है 2 मिनट्स का। सबसे पहले हमें इस 2 मिनट्स को ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, मतलब जो है हमारा सेकंड। तो 2 मिनट्स को जब हम सेकंड में बदलेंगे, हम यहां से बात करते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड्स। तो 2 मिनट्स में हो जाएगी हमारे पास 2 into 60 दैट इज 120 सेकंड। चलिए, अब बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज। चलिए, अब हमें पता है कि I बराबर होता है Q बाई टी। तो Q बराबर हो जाएगा हमारे पास IT। हमें I की वैल्यू भी पता है और T की वैल्यू भी पता है। तो Q बराबर हो जाएगा I हमारे पास है 10 इंटू T की वैल्यू हमारे पास है 120। तो ये आ जाएगा अपने पास 1200 और यूनिट हो जाएगी अपने पास चार्ज की कूलम। चलिए, तो यहां से अपन ने चार्ज की वैल्यू तो निकाल ली। अब हम बात करते हैं इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। हमें क्वेश्चन में गिवन है E की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। चलिए, अब बात करते हैं Q और E के रिलेशन की। तो Q बराबर होता है हमारे पास N into E, जहां पे हमें क्वेश्चन में E की वैल्यू गिवन है और Q हम इस पहले वाले पार्ट से निकाल चुके हैं। चार्ज की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, 1200 कूलम। तो चलिए, यहाँ पे चार्ज की जगह हम रखे हैं 1200 कूलम, 1200 कूलम। अब N हमें फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। चलिए, इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू में n। चलिए, सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 10। तो ये हो जाएगा अपने पास 12,000 अपॉन में 16 into 10 की पावर माइनस 19। चलिए, तो इस पावर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा अपने पास 12,000 into 10 की पावर 19 अपॉन में आ जाएगा 16 इक्वल्स टू में n। चलिए, तो इसको और फर्दर हम सोल्व करें तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 120 अपॉन में 16 और ये दो जीरो है उसको इसमें भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 21। चलिए, बराबर है। तो सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 8 और ये आ जाएगा अपने पास 60। अगेन 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर 21 इक्वल्स टू में n। फर्दर इसको और डिवाइड करेंगे तो 4 7 सा होता है अपने पास 28, तो 7.2 बचेगा। तो 4 5 सा होता है 20, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर प्लस 21 इक्वल्स टू में n। ये आ जाए, ये आपकी वैल्यू आ गई है n की, जो हमें फाइंड करनी थी। That is number of electrons flowing। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, a student plots IV graph for 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3. Choose from the following statement that holds true for graph। चलिए, अब आपने क्लास में जो बुक्स में जो ग्राफ दे रखा है वो तो दे रखा है V वर्सेस I का, पर यहाँ पे जो ग्राफ है वो अपने पास है I वर्सेस V का। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्लोप की, यानी tan थीटा की। चलिए, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, मान लीजिए एंगल कितना है अपने पास थीटा और ये है अपने पास y एक्सिस और ये अपने पास है x एक्सिस। अगर यहाँ पे इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये y के क्या है, पैरेलल है, मतलब ये y है तो ये भी क्या होगा, y। चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास x। तो ये हो गया y और ये हो गया अपने पास x। अब हमें इसकी तो वैल्यू पता नहीं है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, y और x। तो यहाँ से हम निकालते हैं tan थीटा, जो होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होती है अपने पास परपेंडिकुलर और ये हो गई अपने पास बेस। tan थीटा होता है अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से tan थीटा बराबर आ जाएगा y बाय x। चलिए, सेम बात करते हैं इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ में अपने को I दे रखा है और V दे रखा है। तो मान लीजिए I वर्सेस V का ग्राफ है, तो ये एंगल अगर मैं थीटा कह देता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अगर ये I है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, I, और ये क्या है अपने पास I। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो वो हो जाएगा अपने पास I अपॉन V। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, I। तो I बाई V, सबसे पहले अगर मैं V बाई I निकालूं तो वो आता है R के बराबर। अगर मुझे I बाई V चाहिए तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा तो अपने पास I बाई V की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R।
चलिए, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आई बाई वी है, मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू है 1 बाई आर की वैल्यू। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है मुझे किसकी वैल्यू देगा 1 बाई आर की। चलिए, अब हम बात करते हैं tan थीटा की। जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा, अब tan थीटा और r का कैसा रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो tan थीटा के बढ़ाने पे r भी बढ़ता, पर यहाँ पे रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, मतलब थीटा को बढ़ाऊंगा तो r को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। ऐसा समझिए जिसका थीटा सबसे बड़ा है उसका r सबसे कम होगा। चलिए बात करते हैं हम r1 की। मान लीजिए इससे एंगल बना रहा है थीटा, r2 बना रहा है थीटा 2 और r3 बना रहा है थीटा 3। सबसे ऊपर कौन है अपना r1, मतलब R1 थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मतलब ये सबसे बड़ा एंगल बना रहा है। चलिए, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, इसको घुमाया इसको घुमाया इसको घुमाया दे, यहां तक आता हूं तो एंगल कितना बन रहा है 90, मतलब 90 जीरो से चालू करके 90 सबसे बड़ा एंगल है। ये 90 के थोड़ा ज्यादा पास में है, तो इसके बाद ये सबसे बड़ा एंगल होगा, मतलब थीटा 1 अपना क्या है, बड़ा। देन हमारा कौन सा है, थीटा 2। देन कौन सा है हमारा, थीटा 2, थीटा 3। अब रिलेशन हमारा क्या है, जिसका थीटा सबसे बड़ा उसका r सबसे कम। तो थीटा 1 सबसे बड़ा किसका, r1 का, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो हो नहीं सकता, तीनों का रेजिस्टेंस सेम तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन, r3 क्या सबसे बड़ा है, नहीं, r3 का थीटा सबसे छोटा है, तो ठीक है, r3 का थीटा सबसे छोटा है तो r3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो r3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसमें सबसे कम कर रखा है, ये ऑप्शन भी। तो अपने पास ऑप्शन बचता है ये सी वाला, मतलब R3 का रेजिस्टेंस क्या होगा, क्यों, क्योंकि उसका थीटा क्या है सबसे कम, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने पास रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस R, the area of cross section of another conductor of same material and same resistance but of length 2 है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, मान लीजिए कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है अपने पास A, एज अ रेजिस्टेंस R, और इसका रेजिस्टेंस कितना है अपने पास R। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल। एक और कंडक्टर है, अब सेम मटेरियल है, मींस दोनों का रो क्या होगा अपने पास, सेम। चलिए तो पहले वाले केस की बात करते हैं। अगर इसके सारे रिलेशन हमको पता है तो हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। चलिए अब यहां से अगर मुझे, क्योंकि फाइंड लास्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ही फाइंड करना है, तो A बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, रो L बाई आर। चलिए इसको नाम देता है इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग जब लेंथ अपन ने 12 कर दी है तो तब एरिया क्या होगा, तो उसको मैं लिख रहा हूं A डैश से। तो बाय दिस रिलेशन A डैश किसके बराबर होगा, रो। रो क्यों सेम लिखा है, क्योंकि सेम मटेरियल यूज किया। चलिए अब सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी क्या अपना सेम, बस लेंथ को क्या कर दिया 2L कर दिया। चलिए तो A डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 रो L बाई आर। और इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखें तो रो L बाई आर की वैल्यू कितनी A, तो A डैश बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ A, मतलब वो कितने टाइम से बढ़ गया, 2 टाइम से, तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टर्स ऑफ 12 ohm each are joined in parallel to a 6 volt battery, find the current drawn from the battery। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते। सबसे पहले 12 ओम दो है, किसमें जुड़े हुए, पैरेलल में। सबसे पहले हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, और ये किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी सोर्स। चलिए इस 6 वोल्ट की बैटरी प्लस एंड माइनस, और दोनों कितने वोल्ट के हैं, 12 ओम के हैं। चलिए तो 6 वोल्ट की बैटरी है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चलिए अब हमें बाय ओम्स लो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर, मतलब V तो हमें गिवन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R की, जो हमारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट। अब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, पर उसका फॉर्मूला तो अपने पास होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक फॉर्मूला और होता है R इक्विवेलेंट का, कि R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। पर ये तो तब लगाएंगे जब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो। अभी हमारे पास इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, ऊपर भी 12 ओम है और नीचे भी क्या है, 12 ओम। इस केस में हमेशा अपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब पैरेलल की बात हो, दोनों सेम हो, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस है उसका क्या कर दो हाफ। जब दो हो तब, मतलब 12 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 6।
मान लो 14 और 14 दे रखे होते, मतलब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो उसका आंसर कितना आ जाता अपने पास 7। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो कितनी आ गई 6। चलिए तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है 6 और R निकाल दिया 6, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पीयर। कितना इजी तरीके से हमने, अगर हमको ये पता हो कि दो रेजिस्टेंस अगर सेम हो और दो पैरेलल में हो तब उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट हाफ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आएगा 1 एम्पीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A wire of resistance 5 ohm is stretched uniformly so that its length become 3 times. Calculate the new resistance of the wire. चलिए अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है कि पहले तो वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है और यूनिफॉर्मली सो डेट इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। अब हमें बताना है कि नया रेजिस्टेंस कितने का होगा। चलिए चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक वायर ड्रॉ करते हैं। हमने एक वायर बना लिया, चलिए जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और इनिशियल में इसकी लेंथ मान लेते हैं हम L। चलिए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं हम A। अब क्या क्या है, इस वायर को मान लीजिए ये वायर है, अब इस वायर को क्या क्या है, स्ट्रेच किया है। अब कुछ जोड़ा तो है नहीं, इसी वायर से काम निकाला है, तो मान लीजिए इसका एरिया कुछ रहा होगा, मान लो 2 रहा होगा बराबर। अब इसको स्ट्रेच किया है, तो ये वायर को जब स्ट्रेच करेंगे क्या ये वायर और पतला होगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हुआ होगा, चेंज। जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर ये हमको समझना है कि अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करता हूं तो ये यहीं से तो पतला होगा, अगर इसकी लेंथ यहां से बढ़ रही है तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा थोड़ा सा कम, तो एरिया भी चेंज होगा। लेंथ को तो हमने क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, मतलब 3L कर दिया, पर एरिया का क्या, एरिया क्या रहेगा ये हमें पता नहीं है। चलिए पर अगर मैं इस पेन की वॉल्यूम की बात करूं, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, लेंथ छोटी हो रही है पर लेंथ बड़ी भी तो हो रही है, एरिया छोटा हो रहा है लेंथ बड़ी हो रही है, तो इसका ओवरऑल एरिया क्या रहने वाला है, दोनों टाइम में सेम रहने वाला है। मतलब एरिया इनिशियल किसके बराबर होगा, एरिया फाइनल के। एरिया इन द सेंस यहां पे अगर मैं 3D की बात कर रहा हूं तो ये अपना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इनिशियल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम फाइनल के। क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है अपना 3D ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है अपने पास सेम। इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम जो इनिशियल में था वही क्या रहेगा फाइनल में। चलिए तो गलती से एरिया लिख दिया था, हमारा वॉल्यूम इनिशियल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम फाइनल के। चलिए वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। चलिए अब इनिशियल में एरिया कितना था A और लेंथ कितनी थी L। मान लेते फाइनल में हमारा जो एरिया है वो हो गया A डैश, पर लेंथ हमें पता है क्वेश्चन में गिवन कितनी हो गई थी, L हो गई थी 3L। चलिए अब बात करते हैं इनिशियल और फाइनल की, तो इनिशियल में जो वॉल्यूम था वो था L इंटू L। चलिए अब एरिया नहीं पता तो उसको लिख रहे हैं हम A डैश से, लेंथ कितनी हो गई अपने पास 3L। चलिए तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A डैश बराबर बचेगा अपने पास A/3। अब हमारा नया एरिया आ चुका है A डैश और हमें लेंथ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमने वायर तो सेम ही यूज किया है ना, इसी वायर को स्ट्रेच किया, मतलब मटेरियल तो क्या है अपना सेम, मतलब दोनों का रो क्या रहने वाला है सेम। चलिए तो नया जो रो बना है रेजिस्टिविटी उसको मैं लिख रहा हूँ रो डैश से और इनिशियल वाले को लिख रहा हूँ रो से। चलिए अब रो का फॉर्मूला होता है अपने पास, जैसे R बराबर होता है रो L बाई ए, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। चलिए तो ये हो जाएगा RA/L। अब रो तो हो गया अपने पास RA/L, रो डैश की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस तो क्या है दोनों का सेम, क्या है सेम, जो क्वेश्चन में गिवन है 5 ओम। चलिए गिवन है R इक्वल्स टू 5 ओम। एरिया नया हो चुका है तो उसको A डैश से लिख रहा हूँ, लेंथ भी नहीं हो चुकी है उसको मैं L डैश से लिख रहा हूँ, तो R इंटू A डैश कितना आ गया था अपने पास A/3 इंटू L डैश कितना हो गया 3 टाइम से बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 3L बराबर में RA/L। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ R डैश से। चलिए तो R डैश बराबर हो जाएगा अपने पास L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा R डैश बाई 9 इक्वल्स टू में R, तो R डैश बराबर हो जाएगा 9 इंटू R। अब इनिशियल में रेजिस्टेंस कितना था 5, तो R डैश बराबर हो जाएगा 9 इंटू 5, जो हो जाएगा अपने पास 45 ओम। चलिए तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम जिस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वायर को स्ट्रेच करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि लेंथ तो बढ़ी रही है पर एरिया भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या रहने वाला है इनिशियल में और फाइनल में सेम। हमने A क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमें A गिवन नहीं था, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू गिवन थी, लेंथ की। अगर मैं डायरेक्ट यहां से ही शुरू कर देता तो
मैं यहाँ पे आके अटक जाता कि मेरा एरिया कितना होना चाहिए। चलिए, अगर हम डायरेक्ट एरिया को एरिया ही मान लेते, तो एरिया से एरिया काट देते, तो हमारा आंसर कुछ और आ जाता, तो हमारा वो ऑप्शन जरूर होता और हम उसको गलत कर जाते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज 10.7 into 10 की पावर -8, चलिए, ओम मीटर, its length is 2 meter and resistance is 0.4 ohm, find the radius of the wire। चलिए, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। चलिए, तो रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, रो कितना गिवन है हमें 10.7 into 10 की पावर -8 ओम मीटर, ऐसा यूनिट में सब। चलिए, अब लेंथ की बात करें तो लेंथ भी ऐसा यूनिट में दे रखी 2 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 0.4 ओम, और एरिया हमें फाइंड करना है, तो वायर का एरिया होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो A बराबर आ जाएगा अपने पास, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो R की वैल्यू अपने पास है 0.4 इक्वल्स टू में रेजिस्टिविटी की है 10.7 into 10 की पावर -8। चलिए, लेंथ है हमारे पास है 2, देन एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, हमें तो R की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो अपने पास बचेगा 10.7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू में 2 अपॉन में 0.4, और पाई हमें लेना है 3.14। चलिए, सबसे पहले पॉइंट्स को सोल्व आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास अपॉन में 10, ये आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा ये 10। चलिए, इसको फिर रिटर्न कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 107 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 2 इंटू 100 इंटू में 10 अपॉन में 4 इंटू 314 इंटू में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर फर्दर बात करें हम, तो 2 से ये कट जाएगा अपने पास 107, तो 107 से 107 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा 10 की पावर -8 अपॉन में 4 इंटू में 100। चलिए, अब आर स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 की पावर -8 और ये प्लस, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन में 4, तो आर बराबर आ जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन में 4 ऊपर में रूट, तो ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 अपॉन में 2। तो ये अपनी किसकी वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है। चलिए, बस कैलकुलेशन थी इसमें, बाकी हमने सीधा फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दिया है। आर बराबर रो एल बाई ए, रो की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आर यहाँ चला गया, आर स्क्वायर वहां चला गया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद हमारा आर की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3 अपॉन में 2। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम 7th क्वेश्चन, अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू रजिस्टर ऑफ 4 ohm and 12 ohm इन पैरेलल। चलिए, तो सेम है यहाँ पे, तो दो रेजिस्टेंस है, तो 4 ohm और एक 12 ohm। चलिए, पैरेलल में है, तो पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी लगा देते हैं हम 6 वोल्ट की, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी लग गई, तो 4 ohm एंड 12 ohm। चलिए, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट बात करें तो V क्या होता है, तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर, तो R इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है अपने पास R1 इंटू R2 फोर में R1 प्लस R2। चलिए, तो R1 अपने पास है 4 इंटू में R2 है अपने पास 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12। चलिए, तो 4 इंटू 12 और ये हो जाएगा अपने पास 16, तो 4 4 जा 16 और देन 4 3 जा 12, तो R इक्विवेलेंट तो आ जाएगा अपने पास 3, तो यहाँ से बस I इक्वल हो जाएगा कितना है 6 और R है अपने पास 3, तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा है द टोटल करंट इन द सर्किट, वो तो हम निकाल चुके हैं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। चलिए, अब पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम इन पैरेलल। तो बात करते हैं 4 रेजिस्टेंस 1 जो कितना है अपने पास 4 ओम, यहाँ पे ओम्स लगाएंगे तो V इक्वल टू आई आर। चलिए, तो करंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसको मैं I1 बोल रहा हूँ। V तो अपना सेम रहने वाला 6 इक्वल टू में I1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये आ जाएगा 6/4 इक्वल टू में I1, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/2। चलिए, अब बात करते हैं 12 की, तो V इक्वल टू I2R, तो V की वैल्यू अपने पास है 6, I2 की वैल्यू हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 12, तो I2 बराबर हो जाएगा 6/12 दैट इज 1/2। चलिए, अगर आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी I निकाल चुका है जो कितना है 2 एम्पियर। अब मान लीजिए यहां से कोई करंट जा रहा है I, ठीक है, तो I मान लीजिए कितना भी दिया हो 2 एम्पियर दिया है, तो 2 ही तो इसमें बटेगा,
कितना बटेगा वो नहीं पता, क्योंकि इक्वल तो नहीं बटेगा, दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। जितना भी बटेगा तो इन दोनों का सम तो कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर ही आना चाहिए, मतलब आई नेट कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर ही आना चाहिए। तो चलिए i1 प्लस i2 निकाल लेते हैं। i1 है अपने पास 3/2 और i2 है अपने पास 1/2। एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर आपका 2 एम्पियर वापस आ जाता है मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब वायर हैज अ रेजिस्टेंस R, लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A. It is stretched so that its length become 4L and area becomes A/4. चलिए what will be the new resistance। चलिए अब मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होने वाली, सेम, तो रो डैश बराबर रो से लिखते हैं। चलिए ये फाइनल वाली और ये इनिशियल वाली, तो रो बराबर क्या होता है अपने पास, एज आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। अब इनिशियल में तो सब कुछ यही था, तो रो बराबर रो डैश है, तो आर रो बराबर तो क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। चलिए रो डैश की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं आर डैश। चलिए इनटू में एरिया क्या हो गया A/4 और लेंथ क्या हो गई अपने पास, लेंथ हो गई है इट वायर द रेजिस्टेंस R एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सो दैट इट्स लेंथ बिकम 4L, और लेंथ कितनी हो गई अपने पास 4L। चलिए तो RA/L इक्वल्स टू में R डैश इनटू में A, 4 × 4 हो जाएगा 16 × L। चलिए तो L से L कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, तो R डैश बराबर हो जाएगा 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके R। चलिए तो न्यू रेजिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए तो इस सीरीज में फर्स्ट पार्ट में हमने 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैसे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम ये भी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल और सबका रेजिस्टेंस सेम है 4 ओम 4 ओम 4 ओम, या फिर आप जो भी ओम ले पर सबका रेजिस्टेंस क्या हो सेम, ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए, तो उस टाइप के रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा अगर ये सब पैरेलल में, तो वो सारी बात हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। चलिए